उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इस बयान के बाद सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर बीजेपी किसे माफिया समझती है। क्या सिर्फ विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेताओं के साथ जुड़े लोगों को बीजेपी माफिया की तरह समझती है? क्योंकि क्या सिर्फ इन्हीं पर कार्रवाई कर बीजेपी ये बताने की कोशिश करती है कि उत्तर प्रदेश से माफिया चले गए? ये बीजेपी की नजर में सभी अपराधी एक माफिया की श्रेणी में है, या सिर्फ एक धर्म और जाति से जुड़े लोग ही माफिया हो सकते हैं? अगर कानून सबके लिए बराबर है और अपराध को मिटाना लक्ष्य है, तो फिर सभी माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अपराध पर एक्शन सिलेक्टिव क्यों है? क्या सियासी नफे नुकसान को देखकर यह तय किया जा रहा है कि किसे माफिया कहा जाए और किसे ना? और किस माफिया पर एक्शन होगा और किस माफिया को सत्ता का संरक्षण मिलेगा? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। बीजेपी के नेता इस बात को कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश में 62 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक गैंग के 466 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 406 लोगों के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है। वहीं इसी एक्ट के तहत अब तक 1577 करोड़ 75 लाख 33,552 रुपए की संपत्ति जब्त हुई, जबकि 1098 करोड़ 62 लाख 60,262 करोड़ की संपत्ति अवैध कब्जे से या तो मुक्त कराई गई है या फिर बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करा दी गई है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। संपत्ति कुर्क की गई है, उस पर भी बुलडोजर चले हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खलील आजिम उर्फ अशरफ की संपत्तियों पर भी एक्शन हुआ है। योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी तक इसे माफिया पर एक्शन बताते हैं और कहते हैं कि माफिया यूपी से साफ हो गया है, अपराध खत्म हो गया है। लेकिन शायद हकीकत कुछ और है। जिस तरफ से विपक्ष इशारा करता है उस तरफ अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि जो माफिया बीजेपी में चले गए या बीजेपी के साथ आ खड़े हुए वो पाक साफ हो गए, और जो बीजेपी के साथ खड़ा होने से परहेज करते रहे उन पर एक्शन होता रहा। बीजेपी से जुड़े विनीत सिंह का साथ दिया बीजेपी ने, एमएलसी का इलेक्शन लड़वाया। सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ही 2017 में विनीत सिंह बीजेपी के करीब आए। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त पार्टी का दामन थामा। 2021 में बीजेपी के टिकट पर विनीत सिंह खुद जिला पंचायत अध्यक्ष बने और फिर उन पर कई आपराधिक मामले लंबित होने के बाद भी और वाराणसी के चोलापुर थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक वो हिस्ट्री शीटर भी है, उसके बावजूद भी उन्हें एमएलसी का चुनाव लड़वाया गया। जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह को कौन नहीं जानता। तमाम पार्टियों में रहने के बाद भी बीजेपी का सीधे तौर पर दामन तो नहीं थामा, लेकिन बीजेपी का साथ जरूर दिया और बीजेपी ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। ऐसे में बीजेपी के करीब होने का उनको फायदा मिलता रहा। उन पर ना एक्शन हुआ, ना किसी तरह की कार्रवाई, ना कोई जांच। कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, ब्रजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनी सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह और बादशाह सिंह, इसके साथ चंचल सिंह, ये कुछ नाम हैं जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल करता है कि आखिर इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होता है। आखिर क्या ये माफिया नहीं है? क्या इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है? क्या इन पर हत्या, भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे जैसे तमाम संगीन इल्जाम नहीं है? या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और फिर गिने चुने नाम ही माफिया की श्रेणी में आएंगे? वो नाम जिसको चुनावी मंच से लेकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, वो नाम जिसको गृह मंत्री अमित शाह लेते हैं, जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, और खुद योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं नामों के सहारे ही अपने वोटों को एकजुट करने में लगे रहते हैं। या फिर वो नाम भी इस फहरिस्त में शामिल होंगे जिसके आसरे विधानसभा से लेकर विधान परिषद और फिर लोकसभा तक में वोटों का जुगाड़ लगाया जाता है। आखिर माफिया कौन है और किसको माफिया की श्रेणी में रखा जाए या वहां से हटाया जाए? क्या ये सियासत में दफे रुखसार के हिसाब से तय होगा? ये एक बड़ा सवाल है।